नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है। पूरे देश में कांग्रेस अपने आप को हासिल करने के लिए सक्रिय है, संगठनात्मक रूप से और राजनीतिक रूप से विपक्ष की एकता बन रही है। और खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की सियासत जो बदली है, देश की सियासत बदली है। इस बीच चुनावों में कुछ जीत मिली है और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अपने आपको खो पाने के लिए हुआ जनाधार हासिल करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुने जाने से पहले हो गई थी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस ने पहली बार दलित नेतृत्व को कमान सौंपी है। बृजलाल खाबरी जी, जी हाँ, आपको याद होगा 9 महीने हो चुके हैं बृजलाल खाबरी जी ने प्रदेश की कमान संभाली है। और इस दौरान कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश की है, संगठनात्मक रूप से भी। और जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसको त्रिकोणात्मक कैसे बनाया जाए, इसके लिए सतत प्रयत्नशील है। आज सीधे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी से हम मुखातिब होते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे बृजलाल खाबरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों के बीच आप हैं। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। जी ब्रिज नमस्कार। दर्शकों की ओर से आपका अभिवादन। सबसे पहला सवाल बृजलाल खाबरी जी, आपके हाथों में कांग्रेस की कमान आई है, संगठनात्मक रूप से आपने कौन से बदलाव किए हैं जिससे पार्टी को तुरंत इसका फायदा मिलने वाला है? पहले तो मैं दर्शकों को फिर से अभिवादन करता हूं। दूसरा यह है कि जब से मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर मिली है, तब से मैं लगातार जनता के बीच में हूं। संगठन का जहां तक सवाल है, जब संगठन का ढांचा बनाने की बात आई तो हमारा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव आ गए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये चुनाव पुराने उस पर ही करा लिए जाए। इसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, जो जनता ने हमें जनादेश दिया है, उससे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के साथियों का और हमारा मनोबल बढ़ा। अभी कवायद चल रही है संगठन को नए स्वरूप को देने की। जैसे ही सिग्नल मिलता है राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे जिम्मेवार साथी हैं जो अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक आपने कहा है कि इन 9 महीने हो गए हैं, आपने क्या किया है, तो 9 महीने से लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जौनपुर से, संविधान बचाओ संकल्प सभा के रूप में। तो जो साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, शामिल होते हैं, जो नेतागण होते हैं, उन सबका एक मनोबल बढ़ रहा है। और लगातार इस कार्यक्रम को हम पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक जिला मुख्यालय पे करने जा रहे हैं। जी जी, ये एक सवाल सबको ध्यान में है कि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता खुलता है। ये इतना महत्वपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से बनारस आना पड़ता है। और आप देखें यहाँ सबसे ज्यादा सीट है। तो ऐसे में विपक्ष की सफलता भी उत्तर प्रदेश पर निर्भर करती है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने के लिए उत्तर प्रदेश में आपकी क्या तैयारी है? क्या आप अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, या फिर मायावती जी से भी अंदर खाने बात चल रही है, या फिर छोटे दलों का कोई समूह आप बनाने की तैयारी में है? जहाँ तक आपका प्रश्न का उत्तर है, तो जैसे राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की। कन्याकुमारी से चलने के बाद कश्मीर तक की जो यात्रा में जितना अच्छे से उन्होंने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की बात कह करके निकले थे, लोग उनके पीछे चलते गए, काफिला बनता गया
और उस काफिले को देख करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गई। जहां तक एक होने की बात है, तो उन्होंने उस समय भी कहा था, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो सेकुलर नेता हैं, वो इस कार्यक्रम में आए और देश को बचाएं। आज वही दोबारा हम फिर कह रहे हैं कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो देश के लोकतंत्र को बचाना चाहती हैं, जो देश के संविधान को बचाना चाहती हैं, जो देश को एक देखना चाहती हैं, वो आकर के साथ मिलकर के इस आतताई सरकार को हटाएं। ये जो आपका प्रश्न है, किसके साथ गठबंधन होगा, छोटे के साथ होगा, बड़े के साथ होगा, इनके साथ होगा, उनके साथ होगा, ये पूरा का पूरा निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। आदरणीय खड़गे साहब हैं, आदरणीय सोनिया जी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं। जो फैसला वहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पूरे तरीके से उस आदेश का पालन करेगी। और जहां तक सवाल 80 सीटों का है, जो 80 सीटें हैं, हमारी तैयारी हर जगह चल रही है। जो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व हमें देगा, हम उसके साथ चलेंगे। क्या प्रियंका गांधी जी उसी सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं या फिर सीट बदल रही हैं? क्या क्षमा कीजिएगा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट में चुनाव में उतरने जा रही हैं? रायबरेली वाली सीट जो सोनिया गांधी की है, उसी सीट से वो लड़ेंगी या कि सीट बदलेगी? मेरा प्रश्न यह है जी। ये राष्ट्रीय नेता है, किसी भी सीट से वो लड़ सकती हैं, ये उनका खुद का फैसला है। हाँ, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के लोग इस बात को जरूर आग्रह करेंगे, वो उत्तर प्रदेश से कहीं से भी लड़ें, उन्हें जिता के भेजने की उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूरी जिम्मेवारी है। जी जी। प्रियंका गांधी जी बहुत सक्रिय थी विधानसभा चुनाव में और उन्होंने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया था। लेकिन उसके बाद वो टेम्पो ऐसा कहा जाता है कि बरकरार नहीं रह सका। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में ये टेम्पो फिर से बना पाएंगे आप? बेशक प्रयास पूरा है, उस टेम्पो को बनाएंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। जहां तक सवाल उनके सक्रिय होने ना होने का है, तो वो राष्ट्रीय नेता है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारियां हैं। हिमाचल की जिम्मेवारी के बाद, फिर कर्नाटक की जिम्मेवारी के बाद, दोनों जगह जो रिजल्ट आए, उससे पूरे देश के कांग्रेस के नेताओं का हौसला बढ़ा है। आज फिर से उनके ऊपर 5 राज्यों के चुनाव, उनमें से जो भी जिम्मेवारी उनको दी जा रही है, वो लगातार निभा रही हैं। और उनके जाने से जो एक कांग्रेस में के कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, उत्साह बढ़ता है, वो एक देखने लायक होता है। लाखों की भीड़ उनको सुनने के लिए आती जी जी। एक नया डेवलपमेंट हुआ है ब्रिजलाल खाबरी जी, एक दिन पहले की बात है कि सोनिया गांधी जी एक बार फिर से सक्रिय हो रही हैं और बेंगलुरु में उन्होंने डिनर पर सभी विपक्ष के दलों को बुलाया है। इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? क्या जयंत चौधरी जी पटना नहीं गए थे, वो डिनर के लिए जाएंगे? या अखिलेश यादव जी तो गए थे पटना, बेंगलुरु में फिर से जुटेंगे आपके साथ डिनर पर? पहले भी मैंने कहा कि जो सेकुलर आस्था रखते हैं, वो जरूर जाएंगे। जहां तक आदरणीय सोनिया गांधी जी का सक्रिय होने का सवाल है, तो सोनिया जी हमेशा से सक्रिय रही। उन्होंने इस देश में जैसे ही पदार्पण किया, उन्होंने तमाम घटनाओं को देखा है और उनको बड़े नजदीक से देखा है। उनके टाइम में क्या क्या घटनाएं घटी, उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुई है। इतना धैर्यवान कोई दूसरा नेता नहीं है, जो दिल पे पत्थर रख करके देश को एक बनाए रखने के लिए हमेशा सोचा करती थी। आज भी वो देश जब खंडित होता नजर आ रहा है, कभी रेल को बेच करके खंडित कर रहे हैं, तो कभी हवाई जहाज को बेच के खंडित कर रहे हैं, तो इन तमाम समस्याओं को देख करके उन्होंने फिर एक बार बीड़ा उठाया है कि हमें इस देश को बचाना है। इस देश की एकता और अखंडता के लिए एक एक नहीं, 3 3 अपने परिवार के लोगों को खोया है। तो उनका जो धैर्य है, वो धैर्य लाजवाब है, वो कभी डिगती नहीं है। आज उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, वो देश के हित में उठाया। निश्चित रूप से इस बात को तो स्वीकार करना होगा कि एक ऐसे समय में जब मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी ने अब तक मुंह नहीं खोला है, तब सोनिया गांधी
ऐसी पहली नेता हैं देश की जिन्होंने मणिपुर को संबोधित किया, शांति के लिए अपील की। ये सोनिया गांधी की भूमिका अक्सर ऐसे अवसर पर देखने को बनती है। एक एक थोड़ा उत्तर प्रदेश में ही आते हैं ब्रजलाल जी, कि उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक समीकरण है, राजनीति में सामाजिक समीकरण बहुत मायने रखता है। कांग्रेस के साथ कभी ब्राह्मण जुटा करते थे, दलित जुटा करते थे और दूसरे लोग, दूसरे भी वर्ग के लोग जुड़ते थे, लेकिन ब्राह्मण और दलित कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, और ये कॉम्बिनेशन गड़बड़ाया तो सत्ता से कांग्रेस बाहर रही। आप दलित नेता हैं और दलितों के बीच आपका जनाधार रहा है, आपने बहुजन समाज पार्टी में भी समय दिया, काम किया, आपका अतीत है पिछड़ों के बीच, दलितों के बीच काम करने का। तो इसका कैसे आप दलितों और ब्राह्मण, दलित और ब्राह्मण वाला पुराना जो समीकरण कांग्रेस का था उसको जिंदा कैसे कर रहे हैं? पूरे तरीके से प्रयासरत हैं और हमें भरोसा है ये जो अब कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन फिर से बनेगा, क्योंकि देश की आवश्यकता है। आज जरूरत जिस चीज की है उस चीज पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक तरफ दलित जिस जगह चला गया था वहां पर अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। आज दलित चौराहे पर है। अब वो देख रहा है कि हमें कहाँ राहत मिल सकती है, हमारे हक और अधिकार कहाँ सुरक्षित रह सकते हैं, संविधान कौन बचा सकता है, ये देख रहा है। और बेशक मैं कह सकता हूं कि संविधान को बचाने के लिए केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और नेता राहुल गांधी जी इस पर पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। तो जो हमारा दलित समुदाय का मतदाता है जो इधर उधर चला गया था, उसको जो है फिर से वापस आने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आदरणीय खड़गे साहब, ब्रजलाल खाबरी हैं, दोनों एक ही समुदाय से लगभग आते हैं, और पूरे समाज को ये भरोसा हो गया है कि अब हमारी सुरक्षा, रक्षा और संविधान की रक्षा केवल और केवल कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस ही देश को बचा सकती है, कांग्रेस ही इस लोकतंत्र को कायम रख सकती है। इसलिए यह कॉम्बिनेशन मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में बनता नजर आ रहा है। जी जी। एक और सामाजिक संदर्भ में भी प्रश्न आता है। एक घटना घटी मध्य प्रदेश में, एक दलित, एक आदिवासी युवक पर किसी व्यक्ति ने, ब्राह्मण व्यक्ति ने और बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति ने सरेआम पेशाब किया। इस घटना पर बहुत आक्रोश भी हुआ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस युवक को बुलाकर खाना खिलाया, उनका सम्मान किया, वो सारी चीजें रही। लेकिन दलितों पर अत्याचार की घटनाएं तो आम है। ये आदिवासी, दलित आदिवासी सब पर अत्याचार की घटनाएं होती हैं, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कि दलितों के साथ अत्याचार की निरंतर घटनाएं होती रहती हैं। और ये जो बुलडोजर न्याय विकसित हुआ है, जिसका कि मध्य प्रदेश में भी प्रयोग किया गया, और इसका जन्म योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, बुलडोजर न्याय। तो वहां उस ब्राह्मण व्यक्ति के मकान को ढा दिया गया मध्य प्रदेश में। अब ब्राह्मण ही चंदा करके उनका मकान भी बना रहे हैं। तो ऐसे में दलितों पर अत्याचार क्या रुकेगा? एक तरफ बुलडोजर से घर गिरा देंगे, दूसरी तरफ उनका घर बनवा देंगे। यहाँ पर दो बातें आपकी हैं। देखिए, दलित और आदिवासियों पर इस सरकार का अत्याचार करने का एक तरीके से डीएनए। पूरे देश में किसी भी राज्य की बात कर लो, दलित और आदिवासियों के ऊपर ही इनका अन्याय अत्याचार होता चला आ रहा है और आज भी हो रहा है, जिसकी लड़ाई हर राज्य में संविधान के दायरे में रह करके लड़ी जा रही है। जहां तक सवाल है मध्य प्रदेश के उस आदिवासी बच्चे के ऊपर इस तरीके का जो कृत्य किया गया है, एक तो मारता है, दूसरा पुचकारता है, यह भी इनकी एक नीति है। जहां तक बुलडोजर बाबा की बात है, बुलडोजर बाबा भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से चल के आया है, और बुलडोजर बाबा ज्यादा से ज्यादा अन्याय अत्याचार करता है दलित और आदिवासियों पर। ये तो एक उदाहरण दिया गया है अपने को बचाने के लिए। देखो, मैंने ब्राह्मण का भी घर गिरा दिया। अरे ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? काम ही नहीं करना चाहिए भाई। दलित आदिवासी भी इंसान हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पढ़ने के बाद उन्हें हक और अधिकार की भूख बढ़ी है।
अगर अब वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई कहीं लड़ रहे हैं तो उन्हें बुलडोजर दिखा करके, डरा करके, भय व्याप्त करके आप उनको शांत करना चाहते हैं। यही तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा, डरो मत। जी, जी, जी। तो एक एक बात है, उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, और उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, बेहतर हो गया है, और कानून व्यवस्था पर ही उनको वोट मिल जाता है, विपक्ष उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश मॉडल बन गया है पूरे देश में कानून व्यवस्था को लेकर? कांग्रेस क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही पूछा आपने। ये कानून का मजाक, कानून का मजाक बड़ी साफ गोई के साथ उड़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं, हमने नहीं कहा, ये रिपोर्ट है। दलित आदिवासियों पर केस कितने दर्ज हुए हैं? 18,950 से आज 2018 में 23 लाख तक पहुंच गए। 18 से लेकर 23 तक आपके 1,89,500 मुकदमे दर्ज हैं SC ST के ऊपर। किस तरीके का इनका कानून है? ये कानून का राज है। जिस तरफ देखो उस तरफ उत्पीड़न के अलावा कोई अखबार में चीज नहीं दिखती है पढ़ने को। सुबह से शाम तक कोई भी अखबार, कोई भी टीवी, कोई भी सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं तो दलितों के साथ अन्याय अत्याचार, बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार, इसी को मॉडल कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश मॉडल है। अगर ये उत्तर प्रदेश मॉडल है तो हमारे उत्तर प्रदेश के दलित और आदिवासी साथियों को ऐसा मॉडल नहीं चाहिए। जी, जी। जब उत्तर प्रदेश मॉडल की बात करते हैं तो एक बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश से, इन दिनों बहुत चर्चा में हैं, इसलिए चर्चा में है कि उनको पॉक्सो एक्ट में दर्ज करने के बावजूद मामला पॉक्सो एक्ट वापस ले लिया गया, चूंकि पीड़ित ने उस केस को वापस ले लिया। फिर अदालत में पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया, उसमें कहा कि हाँ, ये तो यौन उत्पीड़न करते हैं, इन्होंने किया है, लड़की का पीछा किया है और दुर्व्यवहार किया है, अपने ऑफिस का दुरुपयोग किया है, सब कुछ किया है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश से ही हैं ये नेता। अब आप बताएं, इस उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की अपने प्रदेश के इस बड़े हैसियत वाले नेता के लिए क्या राय है? क्या उन करने जा रही है महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए? कि कांग्रेस ने उन बहनों के साथ जाकर के उनके इस दुख दर्द में अपनी दिखाई है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी गई हैं और भी हमारे बड़े बड़े नेता गए हैं। उन्होंने उनके साथ हुए अन्याय अत्याचार के समय उन्हें ढाढ़स बधाया है कि आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश के उस बड़े नेता का, वो तो कोई नई बात नहीं है। ये तो इनकी एक रीति सी बन गई है भाजपाइयों की, ऐसा करते ही चले आ रहे हैं। और जब उनका कोई आदमी फंसता नजर आता है तो पूरी सरकार उसे बचाने में। हाँ, अगर विपक्ष इनके गलत कामों का, इनके गलत कानून का विरोध करता है तो चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता है, सबको जेल का डर दिखा करके उसे शांत करना चाहिए। कांग्रेस के नेता कभी इनसे डरे नहीं है। राहुल जी ने 50-50 घंटे बैठ करके ईडी का मुकाबला किया है, लेकिन उन्होंने कहा डरो मत, सत्य हमेशा अमर है। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन मर नहीं सकता है। ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का विजन है, सोच है, और इसी सोच के आधार पर इस देश को बचाने के लिए वो मैदान में है। पूरा देश की कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और जो लड़ाई सत्य की है वो जीतेंगे जरूर, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ब्रिजलाल खाबरी जी, एक बड़ा प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश के नेता रहे ब्रिज भूषण शरण सिंह, उन पर इतने आरोप लगे और उत्तर प्रदेश से नेता कोई मिलने नहीं गए महिला पहलवानों से। हाँ, जयंत चौधरी जरूर अपवाद रहे। जयंत चौधरी तो मिलने गए महिला पहलवानों से, लेकिन उत्तर प्रदेश से कोई नेता, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे दूसरे दलों के हो, कोई भी महिला पहलवानों को समर्थन देने नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी,
अगर आप उन्हें उत्तर प्रदेश का मानते हैं तो वो निश्चित गई हैं। बाकी नेता गए नहीं गए हैं वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दीदी प्रियंका गांधी जी उन पीड़ित पक्ष को ढाढ़स बढ़ाने के लिए जरूर पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश का पूरा प्रतिनिधित्व करती हैं। जहां तक सवाल उठ रहा है कि जैसे आज वो उत्तर प्रदेश एक मॉडल की बात कर रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश मॉडल तो बना है, लेकिन अन्याय, अत्याचार और अपराध रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछली सरकारों का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। इस सरकार ने जो मॉडल बनाया है, दलित और आदिवासियों पे अन्याय अत्याचार करने का एक रिकॉर्ड बनाया है, उसमें जरूर नंबर। देखिए, कारोबारियों की पार्टी बीजेपी मानी जाती रही है। ये मामला मैं जो प्रश्न करने जा रहा हूँ राष्ट्रीय भी है और उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है कि अब कारोबारी, पहले जीएसटी लाया गया, जीएसटी से कारोबारी परेशान हुए और अब जीएसटी को पीएमएलए के अंतर्गत लाया जा रहा है, जिसकी अब अगर कारोबारी से गलती हो जाएगी जीएसटी भरने में तो इस मामले को ईडी देखा करेगा। और ईडी देखने का मतलब आप जानते हैं, सीबीआई देखे केस तब तो जमानत मिल सकती है, ईडी अगर केस देखता है तो जमानत मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आरोपी को ही साबित करना होता है कि वो निर्दोष है। तो क्या कारोबारियों में जो खौफ का माहौल होगा, इसके लिए आप कारोबारियों को जुबान देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये मसला हकीकत में राष्ट्रीय नेतृत्व का है, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर जरूर उन पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी होगी जिनके साथ अन्याय होगा। जहां तक सवाल है आपका जीएसटी का, जीएसटी से आगे की बात आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितना लूट सकती है किसी भी बहाने से, टैक्स के बहाने से और वो तमाम तरीकों के बहाने से, तमाम छोटी छोटी कंपनियों के माध्यम से जो लूट का बाजार बना रखा है, ये केवल उन 5 परिवारों को मजबूत देखना चाहते हैं। पता नहीं ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं। इसीलिए पीड़ा है उन देशवासियों के अंदर जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। वो चाहते हैं देश एक और अखंड रहे। इसमें आस्था रखने वाले लोग चिंतित हैं और वही चिंता आगे आने वाले टाइम पर कांग्रेस को मजबूती देगी। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो इस देश को बचा सकता है। जी, ब्रिजलाल खाबरी जी, एक और बड़ी घटना घटी है उत्तर प्रदेश के, आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इस हिसाब से राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आपकी भूमिका है, आपकी राय की अहमियत है। और वो ये कि राफेल मसले पर फ्रांस में एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा फिर से राफेल को भारत में जिंदा कर सकता है। और राफेल मामले में वहाँ जो खुलासा हुआ है कि अनिल अंबानी ने एक चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन फ्रांस के वित्त मंत्री जो अब वहाँ राष्ट्र प्रमुख हैं, उनको चिट्ठी लिखी थी मैक्रों को कि उनको नरेंद्र मोदी जी के हवाले से कि छूट दी जाए। और उस बारे में वहाँ की इन्वेस्टिगेशन टीम ने भारत सरकार से सवाल किया है कि आप जवाब दें। पता नहीं भारत सरकार जवाब देती है या नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे की फिर से जांच करने को लेकर के कांग्रेस को बड़ा आंदोलन करना चाहिए? कि जहां तक राफेल का मामला है, आदरणीय राहुल गांधी जी इस पर पूरे तरीके से देश के सामने अपनी बात रख चुके हैं। आज भी वो मामला आया है तो आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले आदरणीय सोनिया जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी सब मिल बैठकर के जो भी निर्णय लेंगे, हम उत्तर प्रदेश के होने के नाते, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते जैसा जैसा आदेश आएगा उसको हम पूरे तरीके से पालन करेंगे। जहाँ तक मामला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, आदेश क्या आया है क्या नहीं आया है इसको वो अच्छे से जानते हैं। कभी भी इस सरकार से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो जनहित की लड़ाई लड़ सके। जनता के किसी काम आने वाली सरकार नहीं। जनता को लूटने वाली सरकार तो कह सकते हैं, लेकिन जनता के हित नहीं आ सकती है। चाहे आप किसानों के वो 3 काले कानून को लेकर देख लें, चाहे हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी उन बहनों को देख लें। इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो देश ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते
इसकी सरकार रहते यहाँ पर तो देश को बचाना बड़ा मुश्किल। इसलिए ये जो सैलाव बढ़ रहा है कांग्रेस के साथ, आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा में जो सैलाव बढ़ा है वो इन तमाम कारणों के कारण बढ़ा। और आज आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के जननायक बन चुके हैं और वो पूरे तरीके से जनता के लिए समर्पित है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं ब्रिजलाल जी कि भारतीय जनता पार्टी तो दूसरे दलों को तोड़ने और जोड़ने के लिए जानी जा रही है। हर उस महत्वपूर्ण पोटेंशियल वाले नेता पर वो डोरे डालती है कि वो उनके खेमे में आ जाए। क्या इतने बड़े दलित नेता जिनसे हमारी बात हो रही है, कांग्रेस के कमान जिनके हाथ में है, उन तक बीजेपी ने कोई ऑफर किया कि आप हमारे तरफ आ जाइए? देखिए ये बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। ब्रजलाल खाबरी जिस व्यक्ति का नाम है, 16-17 साल की उम्र से लगातार उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ता चला आ रहा है। आज हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये हमारी लड़ाई समाज के साथ साथ प्रदेश और देश को बचाने की। कोई भी लालच, कोई भी प्रलोभन, कोई भी दबाव, किसी तरीके का दबाव हम मानने के लिए तैयार नहीं है। एक छोटा सा आपके बीच में उदाहरण देके बात को खत्म करूंगा, क्योंकि अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत उत्तर प्रदेश के चुनाव कराए। वहां पर हमने अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया। तमाम तरीके के प्रलोभन आए, तमाम तरीके के दबाव आए, यहाँ तक कि मेरे ऊपर मुकदमा भी लिख दिया गया, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं चुनाव लड़ाया हूं। हम मुझे जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन वहां पे भी गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी करके हमें हरा दिया गया। जैसा कि अभी नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव में भी यही हुआ। जितने भी छोटे बड़े चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी साफ गोई के साथ डरा धमका करके, हर तरीके के हथकंडे अपना करके एन किरण प्रकार ने अपनी सीट जीत दर्ज कराना चाहती है, और ये संविधान के खिलाफ है। संविधान इस तरीके की इजाजत नहीं देता है। संविधान ने भाईचारा बनाए रखने के लिए बात कही है। संविधान प्रशासनिक जो गड़बड़ियां होती हैं, ये दबाव में होती हैं, और सरकार का दबाव तो सब जानते ही, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो ऐसे जी। कोई बात नहीं है, दबाव भी आएगा, डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा, लालच भी दिया जाएगा, लेकिन ब्रजलाल खाबरी वहां दबने और डरने की कोई गुंजाइश नहीं। जी, बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं ब्रिजलाल खाबरी जी। डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, लुभाया जाएगा, लेकिन ब्रिजलाल खाबरी जी अडिग हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता अडिग हैं। अब बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले, कांग्रेस को तोड़ नहीं सकती है। कांग्रेस एक सफर पर निकल पड़ी है और निश्चित रूप से चुनावी सफलता का इंतजार कर रही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार ब्रिजलाल खाबरी जी। नमस्कार, आप नमस्कार। दर्शकों से मुखातिब हुए, बहुत सारे सवालों का जवाब मिला। उम्मीद है कि दर्शक को सारे जवाब मिले होंगे जिनकी उनको अपेक्षा रहती है। तो हम फिर किसी मौके पर हाजिर होंगे, और आप अभी इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।